आज हम इजराइल और ईरान के बीच जो ये तनाव चल रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब सिर्फ हेडलाइंस नहीं, बल्कि इसके पीछे क्या है। हमारे पास कुछ विश्लेषणात्मक लेख है और हमारा मकसद है कि इनमें जो छुपी हुई बातें हैं उन्हें निकालें, समझें कि आगे क्या हो सकता है और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं रह गई अब। सही कहा। ये एक ऐसा मोड़ है जो मतलब ग्लोबल पावर बैलेंस, तेल के बाजार, यहाँ तक कि क्षेत्रीय गठबंधनों को भी पूरी तरह बदल सकता है। तो असल में चल क्या रहा है, क्या क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। तो देखिए, अगर हम मुख्य संभावनाओं की बात करें तो तीन रास्ते मोटे तौर पर दिखते हैं। पहला वो है एक खुला, मतलब पूरे क्षेत्र में फैलने वाला युद्ध। खुला युद्ध यानी इजराइल और ईरान के बीच सीधी मिसाइलें, साइबर हमले, ये सब। और साथ ही ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों को भी पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। प्रॉक्सी गुट मतलब जैसे लेबनान में हिजबुल्ला। हाँ हाँ, हिजबुल्ला, यमन में हूती और इराक और सीरिया में जो मिलिशिया हैं वो सब। और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश वो भी किसी न किसी तरह इसमें खींच सकते हैं। बाप रे। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पर इसका असर, तेल की कीमतों का क्या होगा? तेल की कीमतें तो आसमान छू सकती हैं। मतलब एक अंदाजा है कि शायद 120-150 डॉलर प्रति बैरल तक भी पहुंच जाए, खासकर अगर वो हुर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से इतना तेल गुजरता है। हाँ, दुनिया का करीब 20% तेल वहीं से जाता है। अगर वहां कुछ हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और सिर्फ तेल नहीं, फाइनेंशियल मार्केट गिर सकते हैं, दुनिया भर में महंगाई फिर से बढ़ सकती है। और कूटनीतिक तौर पर मतलब देश किसके साथ खड़े होंगे? जाहिर है ध्रुवीकरण तेज होगा। रूस और चीन शायद ईरान का साथ दें कूटनीतिक रूप से, और पश्चिमी देश इजराइल के साथ। तो ये तो हुआ पहला सबसे खतरनाक रास्ता। अच्छा, और दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? दूसरा रास्ता है बातचीत के जरिए तनाव कम करना, मतलब डिप्लोमेसी। पर्दे के पीछे बातचीत हो, शायद कतर, तुर्की या ओमान जैसे देश इसमें मदद करें। क्या ये मुमकिन लगता है? मतलब अमेरिका शायद इजराइल पर थोड़ा दबाव डाले कि भाई सैन्य कार्रवाई रोको, और ईरान को भी कुछ राहत दे, जैसे प्रतिबंधों में थोड़ी ढील। हाँ, कोशिशें तो हो सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन, ये सब शायद एक नए परमाणु समझौते की बात करें। लेकिन इसमें भी पेंच है। पेच क्या है? पेंच ये है कि दोनों देशों के नेताओं पर घर में बहुत दबाव है। अगर नेतन्याहू पीछे हटते दिखते हैं तो उन पर कमजोरी का आरोप लग सकता है, और उधर ईरान के शासकों पर भी झुकने का दबाव आएगा। अच्छा, हाँ ये तो है। तो अगर ये रास्ता सफल होता है तो बाजार थोड़े संभल सकते हैं। हाँ, तेल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं, बाजार को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अब आते हैं तीसरे रास्ते पर। तीसरा रास्ता? तीसरा और शायद छोटी अवधि में, मतलब अभी के लिए सबसे ज्यादा मुमकिन रास्ता, वो है एक लंबा शीत संघर्ष या प्रॉक्सी युद्ध। शीत संघर्ष मतलब खुला युद्ध नहीं? हाँ, खुला युद्ध तो रुक जाएगा, लेकिन एक निम्न स्तरीय संघर्ष वो चलता रहेगा। जैसे इजराइल सीरिया और इराक में हवाई हमले करता रहेगा, और ईरान वो हिजबुल्लाह और साइबर हमलों के जरिए, मतलब जिसे असममित कार्रवाई कहते हैं। असममित कार्रवाई मतलब सीधे भिड़ने के बजाय दूसरे तरीकों से चोट पहुंचाना। बिल्कुल, वो करता रहेगा। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान ईरान शायद चुपके से अपना यूरेनियम संवर्धन तेज कर दे। ओह, तो मतलब परमाणु तनाव और बढ़ जाएगा, भले लड़ाई न हो रही हो। हाँ बिल्कुल, इससे परमाणु तनाव बढ़ेगा, बाजार भी पूरी तरह शांत नहीं होंगे, अस्थिरता बनी रहेगी, और पूरा क्षेत्र और ज्यादा सैन्यकृत हो जाएगा। ये तो तीन मुख्य रास्ते हुए, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो एकदम अप्रत्याशित हो, मतलब वाइल्ड कार्ड? हाँ, कुछ वाइल्ड कार्ड्स भी हैं। जैसे सोचिए अगर ईरान में सत्ता बदल जाए। सत्ता परिवर्तन कैसे? अगर मान लीजिए युद्ध की वजह से या आर्थिक दबाव की वजह से ईरान के अंदर असंतोष बहुत बढ़ जाए और मौजूदा शासन गिर जाए, तो पूरे क्षेत्र का समीकरण ही बदल जाएगा। हालांकि ये भी है कि शुरुआत में शायद बहुत अराजकता फैले। ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। और कोई वाइल्ड कार्ड? दूसरा वाइल्ड कार्ड, और ये बहुत ही गंभीर है, वो है परमाणु हथियार का मामला। परमाणु हथियार मतलब इस्तेमाल? देखिए, अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर कोई बहुत बड़ा निर्णायक हमला कर देता है, या फिर ईरान खुद ही परमाणु सीमा पार कर लेता है, मतलब हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच जाता है, तो ये 1945 के बाद पहली बार परमाणु हथियार के इस्तेमाल का खतरा पैदा कर सकता है। एक सूत्र से कहता है कि दुनिया की जो रेड लाइंस हैं वो धुंधली पड़ जाएंगी।
फिर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। वाकई में ये बहुत चिंता की बात है। और इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच आम लोगों का क्या? तेहरान में, तेल अवीव में। सही कहा, हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। हवाई हमले, मिसाइल अलर्ट, ये सब शायद उनके लिए रोज की बात बन जाए। ये सिर्फ सुर्खियां नहीं है, ये इंसानी जिंदगियां हैं। तो आने वाले हफ्तों या महीनों में हमें किन चीजों पर खास नजर रखनी चाहिए? क्या संकेत मिलेंगे? कुछ चीजें अहम होंगी, जैसे अमेरिकी कांग्रेस में युद्ध शक्तियों पर कोई वोट होता है या नहीं, नाटो का अगला शिखर सम्मेलन क्या कहता है, और सबसे जरूरी, होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल का परिवहन सुरक्षित रहता है या नहीं। ये सब अहम संकेतक होंगे। बिल्कुल। देखिए, ये संघर्ष सिर्फ इस बारे में नहीं है कि पहली मिसाइल किसने चलाई, ये इस बारे में है कि आगे क्या होगा। और इसका असर, जैसा हमने कहा, वो वैश्विक है। चाहे आप यरूशलेम में हों, लंदन में, दिल्ली में या वॉशिंगटन में, ये वैश्विक स्थिरता के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है। तो कुल मिला के मतलब यह है कि हमें जानकारी रखनी होगी और चीजों को आलोचनात्मक नजर से देखना होगा, है ना? सिर्फ खबरों पर नहीं जाना है। सही। ऐसे तनाव भरे और अनिश्चित माहौल में एक सवाल मन में आता है, क्या इस टकराव के बीच भी कहीं कोई ऐसी संभावना छुपी हो सकती है, किसी अप्रत्याशित सहयोग की या किसी नए समीकरण की, जिस पर अभी शायद किसी का ध्यान ही न गया हो? ये सोचने वाली बात है। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। उम्मीद है कि ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों के लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।